कहीं कहीं इनके पीछे अगर हम ये सारी चीजों को डेवलप करें तो हमें ये चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एजुकेशन, शिक्षा के बिना मनुष्य का महत्व भी बहुत कम है। और शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, खुद का एनालाइज करना है, किसी को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें उसके एजुकेशन में आती है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षा अगर अच्छे से ग्रहण करता है तो इसको पता है कि हमें किस तरीके से देखना है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर है, अभी हम शिक्षा की बात करें तो भारत का जो डाटा इस समय कह रहा है कि 2011 के अंतर्गत मात्र 74% ही अभी एजुकेटेड हो पाए। उसमें भी मेल और फीमेल का डाटा देखें तो फीमेल अभी भी मेल से कम है। इसका मतलब कि अभी हमारे पास 100% हम अपना नहीं दे पा रहे हैं। यूटिलाइजेशन हमारा हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि अभी हम लोग एजुकेटेड ही नहीं हुए। फिर भी इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट से फिफ्थ तक जो बच्चे जा रहा है, मैक्सिमम अगर हम डाटा देखें तो लगभग आज भी अगर हम देखें तो 70 to 80% लोग ऐसे हैं कि जो फर्स्ट से फिफ्थ तक की स्कूल एजुकेशन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर इसके बाद ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। ये एक समस्या है। तो हम कैसे जो है कि एम्पावरमेंट को बढ़ा पाएंगे? आगे चले तो 6 to 12 तक जाते जाते लगभग 50% बच्चे ड्रॉप कर देते हैं। ऊपर हायर क्लास तक तो बहुत कम पहुंच पाते हैं। जब पहुंचते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो पाती, या फिर वो किसी तरीके से वहां पहुंच पाते हैं और उसके बाद भी उनके फ्रीडम को फिर देखा जाए, फिर उनके सोच को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, या कह सकते उनके रिसोर्स उतना नहीं हो पाते, तो बहुत कम जो है हमारा आउटपुट निकल करके आ पाता है। तो हम यहाँ पर जो है कि इसके आधार पर देख पाते हैं। तो सोशल एम्पावरमेंट में ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम एसडीआर तैयार कर पाते हैं। अब बात एसडीआर की है। एसडीआर की ये हमने इंडिकेटर्स आपको बताया कि इन इंडिकेटर्स के आधार पर हम एसडीआर तैयार करेंगे। अब जो एसडीआर है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार होती है एसडीआई। इंडेक्स का मतलब ये होगा, एसडीआई जो निकाली जाती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच रैंक दिया जाता है। इंडेक्स का मतलब रैंक। अगर हम वर्ल्ड के रैंक की बात करें तो इंडिया के रेफरेंस में अगर देखें तो 131वां पोजीशन इंडिया का है 188 कंट्रीज में, और ये डाटा है आपका 2015 का। फिर इसके बाद 127 की बात करें, 177 कंट्रीज, डाटा है 2018। हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, एसडीआई में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये वर्ल्ड का है। अगर इसमें हम फर्स्ट कंट्री देखें, फर्स्ट कंट्री का नाम तो नॉर्वे आता है, और हम लास्ट कंट्री की बात करें एकदम, अगर 177 देखें तो 177 पोजीशन में, या लास्ट कर दें तो लास्ट की बात करें तो सियरा लियोन एक देश है जहां की ये सबसे लास्ट में रैंकिंग आती है इंडेक्स में। तो इस तरीके से हम वर्ल्ड की देखेंगे। अब इंडिया के रेफरेंस में देखें, इंडिया के रेफरेंस में फर्स्ट से लास्ट तक अगर देखें तो 3 कंडीशन में इसको हम देख पाते हैं। हाई, एचडीआई, मीडियम एचडीआई और लो एचडीआई, 3 कंडीशन। इसमें हम हाई की बात करेंगे, इसकी तो बात छोड़ देंगे, ये थोड़ा सा देखेंगे। हाई में अगर हम चलें तो सबसे पहले हम यहां की बात करें केरला, इसके बाद दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र, ये स्टेट आते हैं, श्रेणी है। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। लोअर की बात करते हैं कि लो एसडीआई में कौन सा है, छत्तीसगढ़, बिहार और इनकी बात करें। यहां पर एक जो डाटा समझ में आ रहा है कि हाई एचडीआई और लो एचडीआई,
ये स्टेट और ये स्टेट, बीच में एक रेंज है। अगर इस रेंज की बात करें तो थोड़ा सा इंडिया के रेंज की बात करें, अगर हम केरला की बात करें तो ये एसबीआई में 0.73 के आसपास है। वही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 0.37 के अंतर्गत है, पॉइंट के आसपास आता है। इसके इस पॉइंट के अंतर्गत अगर हम देखें तो बहुत तक गए। वही वर्ल्ड में अगर इंडिया की बात करें, जो अभी हमने वर्ल्ड में इंडिया का डाटा दिया, वहां पर अगर हम 1950 की बात करते हैं, 1990 की बात, तो एचडीआई इंडिया का था, इंडिया का एचडीआई उस समय 0.40 था। वही हम 2016 की बात करें एचडीआई इंडिया का, तो हम 0.642 पे पहुंच गए, यानी 0.64 पे पहुंच गए। यानी इस 26 सालों में हमने इतना ग्रोथ किया है। नो डाउट इसमें ग्रोथ हुई है हमारे उसमें। हम कभी लोअर में हुआ करते थे, धीरे धीरे हम जो है कि कभी मीडियम में आज पहुंच गए। वर्ल्ड की बात करें, इंडिया में ये करें, पर यहाँ पर एक जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि एसडीआई के पीछे कोई बहुत ज्यादा रीच है, बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर पा रहा है, रिसोर्स है, तो उसके पीछे कई सारे पहलू हैं। अगर ये है, अगर कम है, तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे एक एक करके, तो उसी को हम स्टेट में डिस्पैरिटी कहते हैं, स्टेट की डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी नीचे कुछ पहलुओं को हम देखेंगे। अभी तक हम ऊपर से अगर चलेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट हमें अभी जो हमने ऊपर देखा है, रिसोर्स इसमें आ जाता है, एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट आ गया, कुछ और चीजें ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहीं पर एक और हम देते हैं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक वो है, ये 6 पॉइंट को इसके लिए बेस मानता है। 6 पॉइंट को क्या क्या है वो जरा देखें। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा फूड, चौथा वाटर सप्लाई, पांचवा सैनिटेशन, और छठा पॉइंट ILO देता है वो है हाउसिंग। इनको आधार बनाता है ILO। ये बेसिक नीड्स है, बेसिक चीज है। तो ये कई सारी चीजें इसमें भी हम एसडीआई में ये सारे जो डिस्पैरिटी इंडिया में है उसको हम देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम 3 इंडिकेटर्स को ही हम उसमें मेंशन करेंगे। 3 इंडिकेटर्स के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम उसके आधार पे देखते हैं। तो हमारा जो है स्टेट कहीं पर बहुत ज्यादा रिच है, पावरफुल है, और कहीं पर कई कुछ स्टेट हमारे बहुत बैकवर्ड भी चले जाते हैं और लो डेवलपमेंट की कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये डिस्पैरिटी के बीच में दिखाई देखी जाती है, और यही डिस्पैरिटी है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को देख लें तो वहाँ प्लानिंग की कमी है, वहाँ पर रिसोर्स की कमी है, वहाँ पर लोगों के एजुकेशन की कमी है, लैंड ज्योग्राफिकल लैंड इसके ठीक नहीं है। तो बहुत सारे पहलुओं पर अगर हम देखें तो आ सकते हैं। इस पर जाएंगे तो अभी भी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया में अगर चले जाएं तो बहुत सारे डेवलपमेंट के अभी मतलब कमियां हमें दिखेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिस्पैरिटी इंडिया में है स्टेट के अकॉर्डिंग, और हर स्टेट का तो संभव नहीं है कि बता पाए, लेकिन जितना है वो पर्याप्त है। अब इस टॉपिक के लास्ट में हम थोड़ा सा एक टॉपिक और है मानव विकास की बुक में, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं डिस्पैरिटी के साथ। और ये लास्ट टॉपिक अब ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसको देखते हैं। ये टॉपिक है environment, population and development। ये अगर
अगर इसको हम इस तरीके से देखें, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट, ये तीनों का एक संबंध है। ये टॉपिक दिया हो कि इन तीनों में क्या संबंध है। संबंध है इन्वायरमेंट का, संबंध है पॉपुलेशन का और डेवलपमेंट का। हमारा पर्यावरण जैसा होगा वैसी पॉपुलेशन हो ये जरूरी नहीं है, पर पॉपुलेशन जैसी होगी वैसा वो पर्यावरण को क्रिएट किया जाता है। अब पर्यावरण पॉपुलेशन पर जैसा पॉपुलेशन होगा, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल हमारे उसके पास तो जो है सो है रिसोर्स को यूज करता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एजुकेटेड है, इरिटेट है, या बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो वो अगर देखना है तो उसके आधार पर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। यानी कि अगर इन्वायरमेंट से पहले को अगर हम लें तो हम इसको अगर रिसोर्स कहते हैं, तो रिसोर्स के आधार पर अगर देखें तो जो हमारे पास रिसोर्स है, क्या पॉपुलेशन हमारा उसी ढंग से यूज कर पा रही है या इनके बीच में कुछ गैप है, कुछ प्रॉब्लम है? तो पॉपुलेशन और रिसोर्स में ये देखा गया है, एक अर्थशास्त्री रॉबर्ट माल्थसियन थ्योरी उन्होंने दिया था। उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यहां पे लाएंगे। माल्थस ने कहा, रॉबर्ट माल्थस ने बैलेंस ऑफ रिसोर्स एंड पॉपुलेशन की बात की। इस रिसोर्स और पॉपुलेशन में बैलेंस कैसे बनाया जाए, इसी की बात उन्होंने की। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारा एनवायरनमेंट, हमारे रिसोर्स जो है वो आसपास की जो चीजें हैं वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। इसमें कैसे बैलेंस रहेगा? बैलेंस नहीं होगा तो ये डेवलपमेंट नुकसान में पहुंच जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन बोथ आर द टू साइडेड ऑफ पॉइंट। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन होगा, श्योर होगा। इसलिए इसको अगर हम देखें तो डिस्ट्रक्शन भी इसके साथ चल रहा है। डिस्ट्रक्शन तब होगा कि जब पॉपुलेशन अपने रिसोर्स को ढंग से यूज नहीं कर पाएगी या उसमें कुछ गैप आएगा। रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स, इन्होंने कहा कि रिसोर्स जो बढ़ रही है वो गणितीय तरीके से बढ़ रही है, गणितीय, और जो पॉपुलेशन है वो ज्यामितीय तरीके से बढ़ रही है। दो चीजें हैं, ज्योमेट्रिक तरीके से और मैथमेटिक तरीके से। कैसे? मैथमेटिक तरीका क्या है जरा समझिएगा। 1 2 3 4 अगेन अगेन अगेन। ज्यामितीय तरीका क्या है? 1 2 4 16, इसके बाद जस्ट उसके गुना मल्टीप्लाई होना। तो ये हमारे इसके बीच में जो गैप है इसको कंट्रोल करना, या यहीं पर कॉन्सेप्ट डेवलप होकर के आया, एक नई चीजें डेवलप होकर के आई। अगर इसमें बैलेंस की बात करें, अगर हम विवेक की बात करें कि हम इनको सोच करके इसको चलना है, दैट कॉन्सेप्ट कम्स सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल जब आता है तो डेवलपमेंट जब डिस्ट्रक्शन का काम करने लगे या लगे कि डेवलपमेंट का संबंध डिस्कशन से है, तब हमें सस्टेनेबिलिटी का ख्याल आता है और हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे के चैप्टर में एक टॉपिक ही आपका वहां पर पढ़ाएंगे। और थोड़ा सा मैं बता दूं, सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें, सस्टेन की बात करें, तो ये अगर ये कंटिन्यूअस एक डेवलपमेंट प्रक्रिया है जिसमें ये सोचा जाता है कि जो हमारे पास रिसोर्स है वो फ्यूचर के लिए भी सोच के रखें। इसी में हमारे एक तो महात्मा गांधी, ये उनकी गांधी, गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, महात्मा गांधी जी ने, इस रिसोर्स को लेते हुए और पॉपुलेशन के कि हमारी पॉपुलेशन कैसे उसको वो करे। कहा था कि आवर रिसोर्स इज इनफ फॉर आवर नीड, बट not
enough for our need, not enough for our greed। बड़ी ऊंची बात इन्होंने करी छोटे से सेंटेंस में। कहते हैं कि हमारे पास अगर हम सोच समझ के चले, जो हमारे पास है हम उसी में जीवित रहेंगे, जो हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, हम दूसरे का हाथ नहीं मारेंगे, हम अच्छे से अपना बैलेंस में चलेंगे, मैनेजमेंट करेंगे उसका, तो हमारे पास पर्याप्त है, हमारे पास रिसोर्स हमारे देश के लिए, अपने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर लालच भी है, अगर हम करते हैं, हम लालची हो जाएं, हमें संग्रह करने की भावना आ जाए, हमें दूसरों को छीनने की भावना आ जाएगी, तो हमारे पास ये पर्याप्त नहीं होगी, हमारे पास कम हो जाता है। हमें अपने यूज करना है रिसोर्स को, न कि झोली भरने के बराबर बोरी में भरना है। तो इस तरीके से इनका कॉन्सेप्ट आता है। यहीं पर बुद्ध जी का भी एक स्टेटमेंट आता है। बुद्ध जी कहते हैं कि हमें जब भी रिसोर्स की बात करनी है तो ये जरूर सोचना चाहिए, जरूर देखना चाहिए कि ये जो रिसोर्स या जो हमें हमारे पूर्वजों ने दे रखी है, क्या हम उसको सही से उपयोग कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम आगे वाले फ्यूचर में उसी तरीके से उसको पास करें, जितनी जरूरत है उतना लेकर के फिर पास कर दें। अगर नहीं पास करते हैं तो हमारी फ्यूचर जो जनरेशन है वो हमसे क्या क्वेश्चन करेगी? क्या ये हमने अपने पैतृक या जो हमारी जनरेशन ने, हमारे पुराने लोगों ने दिया है, हम उसी का उपयोग कर रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस वह पकड़ में और इस डेवलपमेंट और इसमें जो है कि भागम भाग में ज्यादा लालच करने के चक्कर में आने वाली जनरेशन का हिस्सा भी हमने मार दिया है? ऐसा तो नहीं, ये विचारधारा है बुद्ध जी ने कहा था। तो इसे करने वाले ये सोच करके और इसको डेवलप करने की बात करी जाती है। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और पॉपुलेशन बम, लिमिट टू ग्रोथ, आवर फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ये कुछ स्मॉल इज ब्यूटीफुल कुछ कंसेप्ट है। रियो डी जेनेरो का वो कॉन्फ्रेंस, फिर इसके बाद जापान का योकोहामा कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए और ये सारी चीजें सस्टेनेबिलिटी को लेकर के आई, जो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।